हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th हिंदी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके इसमें से गद्यांश एवं पद्यांश इस बार पूछे जाएंगे, वो सभी हैं। आप सभी लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी लोग जाइए हमारे चैनल पर और आप सभी वीडियोस पर जाइएगा। और वीडियोस पर आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, आपका इस वीडियो में मैं आप सभी को गद्यांश और पद्यांश दोनों के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, हे भगवान, तप के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर ना बच रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सकेगा? यह असंभव है। तो आप सभी को इस प्रकार के गद्यांश देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आपका हो सकता है ये ना देकर इसी चैप्टर का कोई दूसरा गद्यांश देंगे, तो आप सभी लोग जो भी चैप्टर इसमें पढ़ें ध्यान पूर्वक पढ़ें। और प्रत्येक चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। तो जिसमें से आपका ये गद्यांश जो अति महत्वपूर्ण है, ये पिछली बार भी पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो आपका जो गद्यांश आता है कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। यानी जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा और ये भी आपका 2 नंबर में और ये भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। और तीसरा क्वेश्चन है, अपने पिता का कौन सा कार्य ममता को परम पिता के इच्छा के विरुद्ध लगा? तो आपके ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के होंगे। तो आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है और पद्यांश कैसे लिखा जाता है। तो आप सभी लोग देखिएगा, जैसे कि संदर्भ, तो आप सभी लोग ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करेंगे वहाँ पास। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, क्या? संदर्भ। ठीक, संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से बढ़िया इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा गुड अच्छे तरीके से। उसके बाद लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसे क्या लिखा है? गद्यांश से। अगर जो आप सभी लोगों ने चैप्टर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये कौन से पार्ट से लिया गया है। तो जैसे कि इसमें बहुत से वर्ड हैं पहचाने, जैसे कि ब्राह्मण है और परमपिता है, भीख नहीं मिलेगी, ऐसे वर्ड याद रखा करें। जैसे आप चैप्टर पढ़ें तो हर एक चैप्टर के कुछ वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। तो आप सभी लोग कुछ वर्ड जो हैं वो कॉमन होते हैं, वो सब याद रखें। तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है। ये आपका ममता नामक पार्ट से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। इस प्रकार से बढ़िया ब्लैक पेन से डालें जो चीज़ कॉमन हो, जैसे ये हिंदी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, गद्य खंड से और कौन से चैप्टर से? ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इससे बढ़िया ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ममता नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। तो अब मैं लिख रहा हूँ कि लिया गया है। ठीक, और फिर आप बाद में लिखेंगे इसके क्या, कि जिसके लेखक, कौन चीज़? जिसके लेखक कौन है हमारे? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आप उससे भी बढ़िया अच्छे पेन से लिख दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के। आप सभी को ये समझ में आया? तो आप किस प्रकार से संदर्भ लिखेंगे, तो आप सभी लोग
पूरे ये वर्ड हैं ये सब कॉमन रहेंगे, केवल ये चैप्टर का नाम बदलेगा और लेखक का नाम बदलेगा। आप सभी लोग इसी प्रकार से लिखिए जा करके, एक और एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, यानी आपके ये 2 नंबर पक्के। यदि आपने संदर्भ सही लिख दिया तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए, आप आपसे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश कौन सा है आपका, देखिएगा जो जो ये अंडरलाइन है सब क्या है, रेखांकित अंश है। तो आप सभी लोग देखिएगा ये आपका रेखांकित अंश है, इससे आप अंडरलाइन करिए, बढ़िया ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसके बाद में आप लिखिएगा क्या लिखना है, देखिएगा आपको ये इतना तो हर एक मतलब कोई भी व्याख्या लिखी जाए तो कॉमन रहेगा। जैसे कि लिखा है, लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा तब वह आश्चर्य से अपने पिता से कहती है कि विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों करना चाहते हो। मतलब आप इतना मतलब सोना देख करके वो पूछ रही है कि विपत्ति के लिए आप इतना धन का क्यों इकट्ठा करना चाहते हो। भगवान के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहसन है, मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। पिताजी का कोई हिंदू, मतलब फिर वो कह रही है अपने पिताजी से कि क्या कोई हिंदू इस भूपृष्ठ पर नहीं बचा है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सकेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या कंप्लीट होती है। तो आप सभी लोग ये व्याख्या आप कायदे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आप 1-2 बार कॉपी पर अब जो नोट करेंगे तो आप सभी को ये बहुत ही इंटरेस्ट लगने लगेगी। चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मतलब कह रहा उसमें था कि पिता, हाँ, अपने माता पिता को इससे क्या संकोच होता है। तो आप पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिया गया सुवर्ण सिक्के ममता को परमपिता इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। यानी जो ममता थी, सॉरी हाँ, जो ममता थी उसे अपने पिता के लिए किस बात के लिए विरुद्ध बताया था, तो कौन से थे, सुवर्ण, शेरशाह के द्वारा दिए गए स्वर्ण, स्वर्ण सोना चांदी आभूषण जो उसने दिया था उसे, उसके बारे में विरुद्ध बताया गया है। चलिए, आपका जो दूसरा इसी प्रकार से गद्यांश है वो है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्व्रत का ही नाश नहीं करता बल्कि वह बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसके प्रतिदिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि इच्छा मतलब और यदि वह सच्ची होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो आप सभी का ये गद्यांश से कौन से चैप्टर का लिया गया है, तो आप सभी लोग इसे पढ़कर बता सकते हो कि ये जो गद्यांश है आपका कौन से पाठ से लिया गया है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किस कौन से नाम से चैप्टर है इसे, मित्रता। आपके दो ये जो चैप्टर है मित्रता और ममता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, मित्रता। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है इसके लेखक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि कुसंग का ज्वर, मतलब कह रहे हैं यदि आप कुसंग, यानी कुसंग का मतलब होता है गलत संगत, का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्व्रत का ही नाश नहीं करता है, यानी यह केवल जो है कि नीति यानी हमारी संगत का ही बुरा नहीं प्रभाव पहुंचाता है बल्कि वह बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि गलत होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, उसे दिन प्रतिदिन मतलब नीचे गिराती जाएगी। तो आप देखिएगा इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर का होगा ये, तो ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो मैंने अभी आपको पिछले गद्यांश में बताया था कि किस प्रकार से गद्यांश लिखना चाहिए, वो आप देख लीजिए। लिखा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। तो ये आपका मित्रता क्या है, एक निबंध है, किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो ये निबंध से लिया गया है। तो दूसरा क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कि आप सभी लोग देखिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या कहती है। कह रहे हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि
बुरी संगत घातक बुखार के समान होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। यदि हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारी क्या होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं अपनी व्याख्या में। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी संगत से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो ये सभी आप जानते हैं कि यदि आप अच्छी संगत बनेंगे तो आप सभी क्या अच्छे बनेंगे, और कौन से लाभ होते हैं, जैसे कि आप सभी डांट नहीं खाएंगे। ये सब क्या है, अच्छी संगत के प्रभाव हैं। तो आप सभी लोग अपने आप से लिख सकते हो। चलिए अब आपका है अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी पद्यांश। अभी तक आपने पढ़ा गद्यांश, अब आपको मैं 2 पद्यांश के बताऊंगा तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सब क्या है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग ये जरूर पढ़कर जाइएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए न मित, रज राजस ना हुए तो नेह चीकनो चित्त। तो आप सभी लोग ये चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप सभी को पता हो गया होगा कि ये कौन से चैप्टर का दोहा है। तो आप सभी लोग बताइएगा। इसमें हो जाए कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखो तथा व्याख्या। अगला क्वेश्चन है कि किन प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन होता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि नेह चीकने में कौन सा अलंकार है। तो आप सभी लोग बता सकते हो कि इसमें से पूछ रहा है कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो आप सभी को मैं संदर्भ लिखकर बता रहा हूँ कि जैसे देखिएगा, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से अवतरित है। गद्य खंड से क्या है, अवतरित है। गद्य खंड से अवतरित, सॉरी गद्य नहीं है, पद्य खंड से। कौन से, पद्य खंड से अवतरित है। जिसके लेख पद्य खंड से अवतरित है, कौन से पाठ से लिया गया है, यह बिहारी सतसई। कौन से, बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई भी कौन से, नीति के दोहे, नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप लिखेंगे इसके रचयिता कौन है, रचयिता। तो इसके रचयिता जो है कौन है, बिहारी लाल, बिहारी लाल। ठीक, तो आई होप ये संदर्भ जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको पद्य खंड और गद्य खंड के संदर्भ लिखने हैं। अगला जो है आपका, अब आप इससे पूछ रहा है कि संदर्भ लिखो। तो संदर्भ में लिखने के लिए संदर्भ हो प्रसंग कह रहा है तो आप सभी लोग एक ही चीज़ समझिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में कह रहा है कि संदर्भ लिखिए, मतलब कह रहा है देखिएगा कि उपयुक्त दोहे का संदर्भ लिखो तथा व्याख्या, यानी संदर्भ और व्याख्या करना है। आपसे प्रसंग नहीं पूछा है बट आप लिख जरूर दें। जैसे कि प्रसंग है इसमें कि इस दोहे में कवि ने मित्रता के मध्य और वैभव को नापने देने का परामर्श दिया है। तो इसकी आप व्याख्या के प्रकार से लिखेंगे। देखिएगा लिखा है कि कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक अर्थात चमक समाप्त ना हो तथा मित्रता स्थायी बनी रहे और उसमें दोष उत्पन्न ना हो तो धन वैभव का इससे संबंध ना होने दें। यानी यदि आप 2 लोग मित्रता कर रहे हैं तो आप सभी लोग उस मित्रता के बीच में धन वैभव का लालच ना लाएं, जिससे आपकी ये मित्रता जो है वो क्या है, सदैव बनी रहेगी। फिर आपसे क्या कह रहा है, धन अथवा किसी अन्य वस्तु का लोभ मित्रता मलिन कर देता है। यानी जो है धन अथवा किसी अन्य वस्तु का जो लोभ है वो मित्रता को क्या करता है, मलिन करता है। यानी मित्रता में जो मन होता है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। मित्र के स्नेह में से चिकना मन धूल रूपी, जिस प्रकार से मित्र के स्नेह से चिकना मन धुन रूपी धूल के स्पर्श ना होने दें। जैसे जिस प्रकार आप देखते होंगे कि तेल से लेपित यदि कोई वस्तु हो
तो क्या होती है, धूल के स्पर्श में आने से मैली हो जाती है। इसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल से स्पर्श दोषायुक्त हो जाता है और मित्रता में कमी आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप व्यवहार करते हैं तो आप सभी लोग उसके मध्य में धन वैभव का चिंतन ना करें। ठीक, इससे क्या होता है, मित्रता में दरार पड़ती है। तो आपसे अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि किन वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन होता है। तो आप सभी लोग लिख सकते हो कि धन की वृत्तियों के कारण मनुष्य का मन जो होता है क्या होता है, मलिन होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, नेह चीकने में कौन सा अलंकार है, तो आप सभी लोग इसका उत्तर आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे दें, जरूर दें आप वीडियो देखने के बाद में। ठीक, चलिए आपको मैं एक और पद्यांश है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है वो बता रहा हूँ, जिससे कि आप देख सकते हो। ये आपका 4 नंबर है और लास्ट है आपका संदर्भ, बहुत ही इम्पोर्टेंट संदर्भ है। जैसे कि कह रहा है, शीस जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भवें, तन सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुधि सोहे, सादर बारह बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमसे मन मोहे, पूछत ग्राम वधू सियसो, कहो सांवरे से भीख राबिरे को। यानी आपसे पूछेगा, इस प्रकार से देगा आपको प्रसंग, यानी जो आपका ये पद्यांश है, तो आप ये पद्यांश पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप सभी लोग इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश, ये इसमें कलर लिखा हुआ है, यहाँ गद्यांश नहीं पद्यांश होगा। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से कविता से क्या है, अवतरित है। यानी जो वन पथ पर श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी नामक पाठ से लिखा गया है। फिर आपसे कहेगा इसमें व्याख्या करो, तो आप व्याख्या क्या करेंगे, यानी व्याख्या कर रहे हैं कि ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं और जिनके वक्ष स्थल भुजाएं हैं, यानी वक्ष के समान भुजाएं हैं, और नेत्र जो हैं वो क्या हैं, लाल हैं, ये नेत्र हैं, यानी जो नेत्र कैसे हैं, लाल हैं, तथा भौहें कैसी हैं, तिरछी सी हैं, जो तरकस यानी तरकस धनुष और बाण, तरकस जो होता है जिसमें क्या है, बाण रखे जाते हैं यानी एकत्रित किए जाते हैं, उसे तरकस कहा जाता है, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस सुबन मार्ग में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बहुत ही सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं, हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। यानी ये जो पद्यांश है ये आपके वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, और ये उस समय की बात बताई इसमें जा रही है जब, तो आप सभी लोग इस प्रकार से इसका प्रस्तुत गद्यांश और पद्यांश लिख लेंगे और आप सभी लोग रचनाएं याद कर लें। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।